Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Today in this video we will discuss about Management Accounting Introductory Part 3. दोस्तों हम लोगों ने पहले भी 2 पार्ट देखे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले पार्ट में हमने बात की थी हमारी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So here in this third part we will discuss the difference between financial accounting and difference between cost accounting with management accounting. So how far management accounting किस तरह से काम करता है या फिर management accounting की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास financial accounting है, cost accounting है, तो management accounting किस तरह से differ होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So let us proceed with our next part, that is difference between management accounting and financial accounting. So we will start with our financial accounting. The very first point is monetary transactions are the base of financial accounting and data as obtained from financial accounting is the base of management accounting. अब जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बेस होता है हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंटिंग से जो कुछ भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा जो होता है वो बेस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बेस है फिनेंशियल अकाउंटिंग का और फिनेंशियल अकाउंटिंग से ऑब्टेन किया गया डेटा बेस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, recording of financial transactions on actual basis and preparation of financial statements are the main functions of financial accounting. अब financial accounting के मेन काम क्या होते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना, क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना ताकि हमारी जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो एक्चुअल बेसिस पे या फिर उसका जो प्रिपरेशन होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का काम हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का होता है. जैसे कि हमें पता है फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जबकि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन फंक्शंस जो है वो होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग. अब हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा कलेक्ट करना होता है वो होता है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन, और उसी के साथ साथ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट को पहुंचानी होती है, टॉप मैनेजमेंट को, उसका प्रोविजन करना ताकि प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और इवैल्यूएशन में मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके. तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ये मेन फंक्शन होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में किए गए रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करना यानी कि उनका डेटा कलेक्ट करना ये मेन फंक्शन होता है. अब सपोर्ट ऑफ रिलेवेंट फिगर्स इज रिक्वायर्ड इन प्रिपरेटिंग द फिनेंशियल रिपोर्ट्स. फिनेंशियल रिपोर्ट जब भी हम बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, तो ये सारे जो स्टेटमेंट बनने वाले हैं उनके लिए रेलिवेंट फिगर्स हमें चाहिए होते हैं. यानी कि कोई भी फिगर्स अगर वहाँ पर नहीं है या करेक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं है तो हम लोग फिनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बना सकते. वेयरएज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी फिगर्स को यूज़ किया जाता है और वो प्रेजेंट किए जाते हैं. यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी के लिए कोई स्कोप नहीं है, जो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है. तो ये वाला एक मेजर डिफरेंस हो जाता है इनमें का. अब हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो सक्सेस रेट है वो किसी भी साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं करता है. यानी कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है या फिर ये वाली जो स्ट्रीम है वो रन नहीं होती है तो उससे हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग को कोई भी लॉस या कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो यूनिवर्सल है और वो तो हमें प्रिपेयर करने ही होते हैं. लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सक्सेस है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करता है. यानी कि अगर आपकी बिजनेस में फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम अगर साउंड नहीं है तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी साउंड तरीके से काम नहीं करेगा. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है फिनेंशियल अकाउंटिंग पे, यानी कि ये डिपेंडेंट है, वेयर एज फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इनडिपेंडेंट है.
Financial reports are used by the management of a company, shareholders, creditors and financial institutions. अब जो financial report यानी कि financial statement हम लोग बना रहे हैं, वो financial accounting में बन रहे reports जो है वो management यूज़ करती है, company यूज़ करती है, shareholders देख सकते हैं उसे, creditors भी उसे देख सकते हैं और financial institutions भी उसे देख सकती हैं. यानी कि हमारे जो financial reports है वो ओपन होते हैं सबके लिए, जिसे कि हमें प्रेजेंट करना पड़ता है और वो सबको देना भी होता है. वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही या फिर मैनेजमेंट के थ्रू ही उसे यूज किया जाता है, वो सबके लिए ओपन नहीं होते हैं. स्टैट्यूटरी ऑडिट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कंसर्न होता है वो रिक्वायर्ड होता है एज पर लॉ, और ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना कंपलसरी भी होता है. वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कुछ भी डेटा मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करेंगे उसका ऑडिट करना कंपनी के लॉ के हिसाब से कंपलसरी नहीं है. यानी कि नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट फॉर द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कुछ भी रिपोर्ट्स बनाएंगे उसका कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट होना कंपलसरी नहीं है. अब अगला डिफरेंस जो है वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड. जैसे कि हमें पता है फिनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है और एंड होता है और वो एनुअल तरीके से हम उसे मेंटेन करते हैं. तो एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर यानी कि हमारे हर एवरी अकाउंटिंग ईयर को और एंड को हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स होते हैं वो उसे कोई एक फिक्स्ड डेट या उसे कोई ईयर एंडिंग का टारगेट नहीं होता, तो वो जब हमें लगने वाले हैं तब हम प्रिपेयर कर सकते हैं. यानी कि व्हेन रिक्वायर्ड तो तब मैनेजमेंट उस रिपोर्ट्स को बना सकती है या फिर वो बन जाते हैं. अगला जो डिफरेंस हम देखेंगे उसमें है टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए कंसर्न ऑन एक्चुअल बेसिस एंड टू नो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज्ड. हमें पता है फिनेंशियल अकाउंटिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एसेस कर सके, चेक कर सके और हमारा जो एक्चुअल बेसिस पर प्रॉफिट है या लॉस है उसे हम ट्रैक कर सके. और हमारी कंपनी की जो फिनेंशियल पोजीशन है वो फिनेंशियल पोजीशन को एग्जैक्ट तरीके से हम एक्यूरेटली मेजर कर सके, इसके लिए हम फिनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ करते हैं. वेयर एज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं. यानी कि हमारे जो डिपार्टमेंट में सेक्शन वाइज या फिर होल कंसर्न वाइज जो काम चल रहा है उन सारे कामों का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत इवैल्यूएट करेंगे. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी तरह का फिनेंशियल पोजीशन हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें परफॉर्मेंस पता चलेगा. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है. अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिर फिनेंशियल रिपोर्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और वो डेटा मैनेजमेंट बॉडी तक उन्हें समझने वाली लैंग्वेज में उन तक पहुंचाना. यानी कि हमारी फिनेंशियल रिपोर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करने का काम हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगी. तो ये है हमारे डिफरेंसेस फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के साथ जो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है उसकी. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है हमारे मैनेजमेंट में कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को असिस्ट करना. तो इसके लिए ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चले और हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है उस कॉस्ट पर हमारा होल्ड रहे. वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारी मैनेजमेंट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि हमारी प्लानिंग की प्रोसेस में, कंट्रोलिंग की प्रोसेस में, इवैल्यूएशन यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में मैनेजमेंट को हेल्प करता है. तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुँचाना.
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूजेस क्वांटिटेटिव कॉस्ट डेटा दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। अब जैसे कि हमें पता है पर यूनिट कॉस्ट हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजर करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव कॉस्ट डेटा होता है जो कि मॉनिटरी टर्म्स पर ही डिपेंड करता है। तो मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग ये वाला डेटा यूज़ करते हैं। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों भी डेटा यूज़ कर लेते हैं, और ये वो डेटा भी यूज़ कर सकता है जो मॉनिटरी टर्म्स में ना हो, यानी कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनिटरी टर्म्स में ही हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में डेटा हो, सब्जेक्टिव टर्म्स में भी डेटा हो तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी रोल जो होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का फिक्सेशन करना, और कॉस्ट कंट्रोल, और जो फिक्सेशन किया है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी बनती है उसको कंट्रोल करना, यानी कि कम से कम करने पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ये वाले जो है वो प्राइमरी रोल्स होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्राइमरी रोल होता है इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ कंसर्न। हमारी कंसर्न का जो परफॉर्मेंस है उसे इफ़िशिएंट करना, उसे इफेक्टिव रखना हर बार, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है। अब सक्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग में भी देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सक्सेस है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों भी अकाउंटिंग पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी फिनेंशियल रिकॉर्ड से और कॉस्ट रिकॉर्ड से, तब तक हम अच्छे से डिसीजन नहीं कर पाएंगे या प्लानिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। अब कॉस्ट रिलेटेड जो डेटा होता है वो हम फिनेंशियल अकाउंटिंग से ऑब्टेन कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी हमें बनाना है या फिर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हमको बनाने हैं तो हमें जो डेटा लगने वाला है वो सारा डेटा हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग से ऑब्टेन करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग से तो डेटा ऑब्टेन करती ही है, साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग से भी डेटा ऑब्टेन कर लेती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है कि प्रोवाइड्स फ्यूचर कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अभी फ्यूचर में जो कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस हमें करने हैं वो करने होते हैं हमें हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि पिछले साल, उसके पिछले साल और पिछले साल हम लोगों ने किस तरह से हमारी जर्नी की है, हमारी कॉस्ट क्या रहती आई है, कॉस्ट में कुछ बदलाव आए हैं या नहीं, ये सारी हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है इस इन्फॉर्मेशन पर बेस होता है हमारा फ्यूचर कॉस्ट। वही हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मतलब होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तो होता ही है, उसी के साथ साथ प्रेडिक्टिव भी होता है, क्योंकि प्रेडिक्शन के साथ भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं या फिर करते हैं। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस हमने देखना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर यूजफुल टू द मैनेजमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ कंसर्न। हमारी इंस्टीट्यूट के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तो बेनिफिशियल होते ही है, क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जब तक हमारी मैनेजमेंट को पता नहीं चलेगी तब तक कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स है वो हमारी शेयर होल्डर्स को भी यूजफुल होते हैं और हमारी क्रेडिटर्स को भी यूजफुल होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स है वो एक्सक्लूसिव होते हैं और वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ही होते हैं, टॉप मैनेजमेंट ही उसका यूज करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ किए जाएंगे। वेयरएज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी यूज़ किए जाते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग ए सिस्टम, ए ब्रांच ही डिपेंड है पूरी हमारी कॉस्ट और फिनेंशियल अकाउंटिंग पे। तो इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी देखने मिलेंगे या फिर उसका यूज़ होता रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर नेसेसरी इन सम केसेस, स्पेशली बिग बिजनेसेस। अब जो लार्ज कंसर्न्स होते हैं, यानी कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं तो उनका कॉस्ट ऑडिट होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट। तो उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है वो कॉस्ट ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि वहाँ पर कंपल्शन है और वो कंपल्शन दिया गया है बिग एंटरप्राइजेस के लिए, बिग बिजनेसेस के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ।
वही ऐसा किसी भी तरह का कंपल्शन मैनेजमेंट ऑडिट के लिए नहीं दिया गया है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑडिट करना ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि लॉ इसमें कोई डिमांड नहीं करता है ऑडिटिंग की। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है हमारी कॉस्ट रिलेटेड डेटा से, वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है हमारी फिनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा के साथ। जैसे कि हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जहाँ की मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट से भी और फिनेंशियल अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। तो ये वाली जो है वो डिफरेंसेस है यहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में अपने अपने काम करती है। जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। उसी के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट पर ध्यान देना, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम से कम करना, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से बनता रहे। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों की कामों को मॉनिटर करेगी और इन दोनों की कामों को मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन लेके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी और मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत होगी। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या और किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों मैंने बहुत आसान तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझ आए इस तरह से आपके सामने ये दोनों भी डिफरेंसेस रख दिए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो को ठीक से देखिए ताकि आपको वो डिफरेंस अच्छे से ध्यान में आ जाए। इसी के साथ साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इन दोनों या और इन तीनों वीडियो को देखकर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वहाँ दिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।